नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे नरेश मीणा की। नरेश मीणा लगातार सियासी गलियारों में एक्टिव हैं। अंता में होने वाले उपचुनाव को लेकर उनका दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और 14 अक्टूबर को वो नामांकन करेंगे। कांग्रेस से वो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रमोद जैन भाया का नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल हो गया है और इसी के साथ नरेश मीणा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वैसे नरेश मीणा कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी भी अगर बुलाएंगे बीजेपी के लिए तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, लेकिन वो सब काम नहीं आया और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब ऐसे में सवाल था कि नरेश मीणा क्या करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दल के साथ जाएंगे। तो आज नरेश मीणा ने सुबह अपने फेसबुक लाइव के जरिए जनता से एक सवाल किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा पहले ये देखिए नरेश मीणा का बयान और उसके बाद फिर वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर के पास चलेंगे और जानेंगे कि नरेश मीणा की लकीर राजस्थान में अब कितनी लंबी जाने वाली है और क्या 2028 में वो सत्ता की चाबी बन सकते हैं। तो पहले सुनिए नरेश मीणा का ये बयान। साथियों, आज मेरा लाइव आने का मकसद आपसे केवल एक राय लेने का है। मैं छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा, देवली से भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने हमारे साथ जो घात किया है और जिस तरह से जल्दबाजी में टिकट को डिक्लेयर किया है ताकि कांग्रेस में भी जो कुछ लोग मेरे शुभचिंतक थे उनको किसी तरह का मौका ना मिले, और उसमें मेन भूमिका निभाई है गोविंद सिंह डोटासरा ने। साथियों, मैं केवल आपसे एक राय जानना आपकी चाह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, पर चुनाव अब जब हमने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तब मैं इस चुनाव को 2028 के मध्य नजर 2028 के आम चुनाव के को नजर में रखते हुए ये चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये चुनाव में निर्दलीय लड़ूं या थर्ड फ्रंट से लड़ूं, क्योंकि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है और मुझे लगता है कि अभी हमारे पास वक्त भी बहुत है। अगर हम 2-2.5 साल उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस और बीजेपी से इतर जाकर, जो इन दोनों पार्टियों से जिनका मन मोह हो गया और जिन्होंने दोनों पार्टियों का काम देखा है और जिन्हें लगता है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए ताकि राजस्थान में भी नई राजनीति पैदा हो, नए लोगों को मौका मिले। चलिए देखिए, नरेश मीणा ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस से अब बिल्कुल वापस नहीं जाने वाले और बीजेपी में वो पहले ही मना कर चुके हैं। वो निर्दलीय या तीसरे मोर्चे के साथ किसके साथ जाएंगे, कई सारे सवाल उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए पूछे हैं जनता से कि जनता क्या कुछ कहती है। जब सीधे चलते अपने गेस्ट मुनीश अरोड़ा सर के पास, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, बारीकी से उनकी नज़र रखते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 राजस्थान के शो 8 PM में। सर देखिए, नरेश मीणा ने जनता के बीच आके जिस तरीके से अपना सवाल रखा कि भाई क्या करना चाहिए, तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, तीसरे फ्रंट के साथ जाना चाहिए, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? जैसे उन्होंने एक लकीर भी खींच दी कि भाई 2028 का अभी काफ़ी समय है और अब एक मजबूत पकड़ बनानी है और कांग्रेस बीजेपी से इतर जाके कुछ बड़ा करना है। जी, बात तो जो नरेश मीणा ने कही है जी सर। कि क्या करना चाहिए, जनता से डाला है। ये बात तो सही है कि जो बात हो रही थी कि नरेश मीणा को कांग्रेस सपोर्ट करेगी, कांग्रेस से उनकी जो बातें हो रही थी, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सेंट्रल लीडरशिप के लिए जो राहुल गांधी के लिए बात हुई, वो तो सही है, उसमें तो मना नहीं कर सकते। और ये भी मना नहीं कर सकते कि नरेश मीणा प्रभावी नहीं है। नरेश मीणा की अपनी कार्यशैली और प्रभावी भी है। और अभी 2 दिन पहले राजकुमार रोत से मेरी बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वहां के
पूछा था कि क्या नरेश मीणा को आप सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं परिस्थितियां क्या बनती हैं, मगर नरेश मीणा की जो पॉलिसीज हैं वो ठीक है, हम उसको कदर करते हैं, मगर आगे क्या कदम उठाते हैं वो उस पर नजर रखेंगे और उसके बाद बात होगी। तो वो यही इंडिकेशन था जो हुआ है आज। जी सर। क्योंकि बांसवाड़ा में जो हालात कांग्रेस ने पैदा किए, डामोर को पहले टिकट दिया, फिर कहा कि हटा लो, फिर बाद में जो चोट हुई वहां पे एक समझौता करते करते समझौता तोड़ दिया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दुविधा में है। हर बार वो ऐसा काम करती है कि जैसे वो दुविधा से निकल रही हो। कांग्रेस कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं खेलती, कभी पेचियों को उठा के फिर उसके बाद उससे निकलने की कोशिश करती है। वो यहां भी किया उन्होंने। क्यों धोखे में रखा नरेश मीणा को, क्यों बात करते रहे? क्या इसके पीछे रणनीति ये थी कि जनता को बुलावे में रखा जाए, एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जाए जो कि बीजेपी के वोट को काट सके ट्रायंगल फाइट में, और कांग्रेस के भाया के लिए जगह बन जाए? कहीं ना कहीं तो जो तीसरी फोर्स है वो इसलिए आज इन्वॉल्व हो रही है वोटों के अंदर कि वो कहीं ना कहीं किसी का वोट काटे। हमने देखा राजनीति के 45 साल के अंदर के कुछ पार्टियां स्पेशली कुछ वर्गों को खड़ा करती हैं, और वो वर्ग उन वर्गों को वोट लेते हैं जिस वर्ग से उनको हानि होने वाली होती है या जिसकी वजह से वो हारने वाले होते हैं। तो ऐसे वोटों को आगे लाने के लिए इस तरह का गेम खेला जाता है। तो क्या ये गेम तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? क्या नरेश मीणा को टूल तो नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि आज जो बयान आया कि नरेश मीणा ने ये कहा कि मैं कांग्रेस को हमेशा छोड़ चुका था, कांग्रेस को अपनाया कब था? जी सर। अगर अपनाया होता तो टिकट मिल जाता। जी सर। छोड़ने वाली बात तो थी नहीं इसमें। नंबर 2, अब रही बात जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या राजस्थान में थर्ड फोर्स के लिए कोई जगह है या नहीं। ये प्रश्न हमने बहुत से नेताओं से पूछे हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं। जब चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद भी दो लोग मना करते रहे हैं कि थर्ड फोर्स की जगह नहीं है राजस्थान में। अगर थर्ड फोर्स की जगह नहीं है तो फिर राजकुमार राउत कैसे आ जाते हैं, बेनीवाल कैसे आ जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ कैसे कह देते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं बीजेपी में हूं। ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं, और कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से नेता है। ठीक है, सचिन पायलट ने छोड़ा नहीं, अगर छोड़ देते तो क्या होता? आज क्या स्थिति होती राज्य की राजनीति, और वो जो हालात बनते वो क्या होता? तो कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच हालात तो ठीक नहीं है। अभी यशोमती ठाकुर से पूछा था 4 दिन पहले के गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस में है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो कहता हूं कार्डबाजी बीजेपी में भी तो है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे घर में जो चोरी हो रही है तो उनके घर में भी वही चोरी हो रही है। तो ये चोरी होना क्या एक को दूसरे का प्रोटेक्शन देता है? आपके घर में गुटबाजी है और उनके घर में गुटबाजी है, इससे ये तो नहीं हो गया कि आप एक अच्छी पार्टी है दोनों। गुटबाजी को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते पार्टी के भीतर, तो आप देश राज्य की राजनीति को क्या वो संभल देंगे? दूसरी बात श्रीवास्तव जी और है, अभी 2 दिन पहले से मैं किसी चैनल पे था तो एक प्रश्न आया था, क्यों भारतीय जनता पार्टी नियुक्तियां नहीं कर पा रही, या क्यों मदन राठौड़ अपना दल नहीं बना सक रहे, अपनी जो कार्यकारिणी है उसका गठन क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब यह आया था कि राजनीतिक दलों ने अब यह परिपाटी अपना ली है कि जो सत्ता में आ जाए वो तो राज करे और बाकी जो कार्यकर्ता हो उनके कोने में शेयर लगा के रहो। और उससे क्या होता है, गुटबाजी पनपती है और लास्ट में जाके दाने डाल दो। तो ये क्या स्वस्थ राजनीति है? क्या ये राज्य के हित में? अगर कार्यकर्ताओं का काम करवाना होगा तो वो किसके पास, अधिकारियों के पास जाके खड़े हो? क्या उन्होंने अधिकारियों के लिए सरकार चुनी है? सवाल ये तो नहीं है कि आज जनता राज्य में चुनाव करती है, किसके लिए करती है? ताकि उसके पसंदीदार उम्मीदवार सत्ता में बैठे और उनका काम करें। अधिकारी तो नहीं सुनते जनता की, ये तो सर्व शाश्वत सत्य है। जी सर। और अधिकारियों पे जो आरोप लगते रहे हैं, अधिकारियों ने जिस तरह से काम किया वो तो सब जानते हैं। और आज भी
जिस तरह से अधिकारियों पे, पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं, वो कोई हम तो नहीं लगा रहे, आम जनता लगा रही है ना। आम जनता के साथ जो हो रहा है वो आम जनता कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। हम बोलते हैं तो कहते हैं मीडिया गोदी मीडिया है, या मीडिया वैसा है, बायस्ड है। अरे मीडिया क्या करेगा जब जनता में आवाज उठ रही है। आज जी मैं सर। बैठा हुआ था एक जगह पे, तो एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता के करीबी ने मुझे क्या कहा, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, भू माफियाओं के लिए स्वर्ग है उदयपुर। क्या वर्ड बोले, जी सर। भू माफियाओं के लिए स्वर्ग है उदयपुर, क्योंकि उदयपुर में पुलिस के एक कांड हुआ, वो आपको वर्णित है, उसको लेकर के सारी बातें हुई। अगर भूमाफिया अधिकारियों के संरक्षण में काम कर रहे हैं, तो फिर कार्य ये जो अधिकारी है, ये सॉरी राजनेता, वो क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा है उनको संरक्षण? क्यों आम जनता का काम नहीं हो रहा? और आम जनता का काम क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि पार्टियों के अंदर जो गुटबाजी है वो नुकसान देती है। तो अल्टीमेटली गुटबाजी किसका नुकसान कर रही है? आम जनता का। आम जनता तो का। श्रीवास्तव जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि पार्टियों को ये रवैया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो राज्य में थर्ड फोर्स के लिए जगह बनेगी। जैसा कि राजकुमार रोत ने कहा कि हम देखेंगे कि अगर नरेश मीणा जैसे लोग अगर अलग होकर कुछ व्यापक रूप से करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं आपको। राजकुमार मीणा से मैंने पूछा, नहीं, राजकुमार रोत से मैंने राउत पूछा जी सर। कि राजस्थान में उदयपुर के अंदर हाई कोर्ट बेंच के लिए 45 साल से आंदोलन चल रहा है, ठीक है। 45 साल से अदालतें किसके लिए बनी है? पब्लिक के लिए बनी है। जी सर। उनको सुगम न्याय देने की बात करती है। न्याय आपके द्वार की ये घोषणा कौन करता है? अदालतें करती हैं। ऊपर जो ऊपर न्याय स्ट्रक्चर वो करता है। मगर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं देते राज्यों में, अन्य जगह पे? क्योंकि आपके वहां के जो वकील हैं उनको अपना संरक्षण चाहिए, उनको अपना काम। क्या वकीलों के लिए कोर्टें बनी है क्या? आदिवासी शेड्यूल 5 के अंदर यह कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में हाईकोर्ट होगी, जबकि मेवाड़ में हाईकोर्ट थी। मगर क्योंकि गुटबाजी रही, और गुटबाजी की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के रहते हुए भी हाईकोर्ट नहीं आई। तो राजकुमार में रोत ने कहा कि मैं अब प्रयास करूंगा और वकीलों के जितने भी दल हैं उनसे बात करूंगा। इसका मतलब यह है कि थर्ड फोर्स के लिए जगह है, बिल्कुल सर। क्योंकि जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो तो पार्टी के साथ चलते रहते हैं। कांग्रेस को लोग अशोक गहलोत को देखेंगे कि हमारा आका नाराज ना हो जाए, बीजेपी के लोग दूसरे नेताओं को देखेंगे कि हमारा वोट बैंक ना खराब हो जाए। तो ऐसे में थर्ड फोर्स, जो बेसिक नीड ऑफ पीपल है, उसको पूरा करने में थर्ड फोर्स का होना राज्य के हित में। और मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह के नेता, चाहे नरेश मीणा हो, बेनीवाल हो, रा- राजकुमार रोत हो, या और जो जितने नेता अन्य इलाकों में, अगर वो मिलकर कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक 2.5 साल का, जैसे नरेश मीणा ने कहा है, अगर करते हैं तो थर्ड फोर्स के लिए जगह हो सकती है। और उनमें सहयोग कौन करेगा? उनमें सहयोग करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्ट नेता, जिनको अभी तक जगह नहीं मिल रही। 2 साल हो गए सरकार को आए हुए बीजेपी को, और कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट के 6 महीने में मिले थे। तो असंतुष्टि तो उनमें भी है कि जब सरकार आती है तो मौका नहीं मिलता। तो असंतुष्ट दोनों में है, और दोनों से भी टूट के आ सकते हैं। तो थर्ड फोर्स बन जाए कोई बहुत बड़े। अब मेरी बात है, जब आपातकाल लगा और सब लोग इकट्ठे हुए थे, थर्ड फोर्स जी बनी थी ना। फिर हालांकि अलग बात है कि जनसंघ का मर्जर हो गया, जनता पार्टी बनी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिखर गई, और वो चंद्रशेखर वगैरह लोक दल बिहार के लोग अलग हो गए, वो एक अलग चीज है। मगर एक बार तो सत्ता में आए ना, एक बार तो इकट्ठे हुए ना, तो ऐसा मना नहीं किया जा सकता कि थर्ड फोर्स की जगह नहीं है। थर्ड फोर्स आ सकती है, बस शर्त है कि नेता सिर्फ अपने घर की दुकान नहीं बने। अगर बिल्कुल सर। जनहित की बात करेंगे तो थर्ड फोर्स के लिए जगह बन सकती है, और नरेश मीणा जैसे लोग और राजकुमार रोज जैसे आगे लोग आगे बढ़ सकते हैं, इससे मना नहीं किया जाता। मगर अब डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती
वसुंधरा भी तो नाराज है। जी सर। मना कर सकते हो वसुंधरा के लिए, कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो बांसवाड़ा में वो प्रधानमंत्री से हंस के मिली तो उसके बाद क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पे वसुंधरा हावी दिख रही थी। जी सर। प्रधानमंत्री पे जनरली कोई हावी नहीं हो सकता, मगर जिस तरह का बिहेवियर, हाथों का मूवमेंट उनका था, वो बता रहा था जी, कि वे ऑफ उन्होंने टॉकिंग। अपने किसी कार्य को लेकर उसमें पेश किया उन्होंने। जी सर, अब एक सवाल मेरा नरेश मीणा से ही है कि नरेश मीणा ठीक है, उभर रहे हैं। देखिए 2 बार वो जेल गए, लेकिन जनता से जुड़ाव उनका लगातार उससे बढ़ा। लेकिन जो नेताओं को लेकर उनकी जो बात करने की शैली है, चाहे वो पहले हरीश मीणा, मुरारीलाल मीणा को घेरने की बात रही हो, या प्रमोद जैन भाया को, अभी बीते कुछ दिनों से उनके निशाने पर वसुंधरा राजे जी हैं। अभी 2-3 दिन पहले लाइव में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई वसुंधरा राजे कौन सी झालावाड़ की हैं, वो तो ग्वालियर की रहने वाली हैं, धौलपुर की हैं, उनको हम वहीं वापस भेज देंगे। नेताओं पे जो इस तरह की टिप्पणी है, क्या वो नरेश मीणा को थोड़ा सा डाउन कर देती है राजनीति में? ये उनको नुकसानदेह साबित होगा आने वाले समय में? मतलब नरेश मीणा कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें या बेहतर करें, कुछ चीज़ों में सुधार करें तो वो आगे एक चेहरा बन सकते हैं तीसरे फ्रंट के तौर पे? जैसे हनुमान बेनीवाल ने एक पहचान बना ली, राजकुमार राउत ने एक पहचान बना रखी है, उनके पास अभी मौजूदा वक्त में 4 विधायक भी हैं। तो नरेश मीणा यहाँ पे थोड़ा अपने शब्दों के जरिए जो है वो पिछड़ जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शब्दों की बात तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो शैली है। जी। हर आदमी की अपनी शैली है, जो बिकती है उस शैली को वो अपना के रखता है। और ये तो राजनीति में कोई कहता है ना, परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता और कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता। हो सकता है कल वसुंधरा उनके सबसे नियरेस्ट दोस्त हो, जी सर। या उनके नियरेस्ट गार्जियन हो, या उनके सबसे करीबी सलाहकार हो। मना नहीं कर सकते। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं। राजनीति मौके के हिसाब से चलती है, अवसर तलाशती है। राजनीति नाम ही इसलिए जहां अवसर तलाशे जाते हैं। अगर अवसर नहीं तलाशे जाते तो इस तरह की बातें नहीं थी। किरोड़ीलाल मीणा की भी आप छेली उठा के देख लीजिए क्या थी पुरानी, बहुत से नेताओं की रही है। उन्होंने क्या कहा? यंग नेता थे जो यूथ नेता कहलाते थे, स्टूडेंट नेता कहलाते थे, क्या कहलाते थे, उन्होंने नहीं किया। ये भाषा, देखिए भाषा वो है जो आदमी को जनता के नजदीक ले जाए, और वही भाषा ले जाती है जो जनता के रोष को प्रकट करती है। आम जनता क्या सोच रही है, आम यूथ की जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर उस भाषा के अंदर बात की जाएगी तो आपकी लाइकिंग बढ़ जाएगी। अगर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में बात करूं और आम लोगों की भाषा की तरह की शैली को अपनाऊं, तो मेरी पहचान ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? ज्यादा बनेगी जी सर। आज राहुल गांधी के साथ क्या समस्या आ रही है? राहुल गांधी की समस्या ये आ रही है कि राहुल गांधी जो बेसिक टंग है, जो मूल भाषा है जिसमें जान आती है, वो जान वाली भाषा को उपयोग करने में प्रियंका के मुकाबले में कम है। अगर वो भाषा जो बेसिक टंग अगर उनको लैंग्वेज में आ जाए, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, और इंग्लिश मीडियम से जब आदमी पढ़ के निकलता है तो वो जो उसके भावार्थ निकालता है उसमें फर्क आता है। वो बेसिक लैंग्वेज से अलग होती है, उसका एक जो मूल तत्व है भाषा का, वो वाली बात नहीं आती है। तो ये जो बात है, जो मूल तत्व जो है भाषा का, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा देखा जाता है। भाषा की शैली, भाषा में क्या है, हाव भाव, शैली, रिएक्शंस, वो इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन नेताओं ने मूल तत्व को अपनाया, मूल भाषा शैली को अपनाया, वो ज्यादा नजदीक रहे हैं जनता के बनिस्पत की। बिल्कुल सर। चलिए सर, क्योंकि समय थोड़ी पाबंदी है समय की। सर आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। सर समय की थोड़ी पाबंदी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि दर्शकों को हमारे बेहतर तरीके से आपने समझाया। और देखते हैं सर, 11 नवंबर को अंता में चुनाव है, और चुनाव में नरेश मीणा ताल ठोकेंगे। कांग्रेस से उम्मीदवार का ऐलान हो ही गया, बीजेपी से कौन अगला उम्मीदवार होता है
वो जानना बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद मामला किस तरह त्रिकोणी होगा और किसको जीत मिलेगी, नरेश मीणा का आगे का भविष्य क्या होगा, 28 में उनकी तैयारी कैसे होगी, ये सब जानना है तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए जो हमारे अभी नए तो बहुत दर्शक सी हैं। परिस्थिति चल और रही सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। तो चलिए समझते हैं सियासत राजस्थान की नरेश मीणा को कहाँ ले जाती है, उनके जो बोलने का तरीका है क्या वो राजस्थान की जनता को पसंद आता है और वो 11 नवंबर को वोट में तब्दील होता है। कौन दावेदार होगा बीजेपी की तरफ से, तिकड़ी जो होगी उसमें कौन बाजी मारेगा, ये बहुत दिलचस्प है। तो TV9 राजस्थान के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।